अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बूंदी से यह बड़ी खबर है जहां पर कोटा की एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। आबकारी विभाग का ऑफिसर यहां पर ट्रैप किया गया है। पेट्रोलियम ऑफिसर हत्थे चढ़ा है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। शराब ठेकेदार से यह घूस ले रहा था और इसी दौरान हत्थे चढ़ गया एसीबी के। तो 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बूंदी में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि पेट्रोलियम ऑफिसर हत्थे चढ़ा है एसीबी के। तो बूंदी से यह बड़ी खबर है जहां पर कोटा की एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पेट्रोलियम ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। चैन सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चैन, कैसे यह कामयाबी मिली एसीबी को? एसीबी की कार्रवाई है। डीवाईएसपी जो तरुणकांत सोमानी जी ने कार्रवाई की है। डीएसपी तरुणकांत सोमानी से मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी जो आबकारी विभाग का निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राणा और जो गार्ड रामनिवास जाट है, जो बलकासा क्षेत्र में अवैध शराब की दुकान को बंद कराने के एवज में मांगी गई थी, जिसके संबंध में जो पीड़ित ठेकेदार द्वारा आबकारी कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आबकारी टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करते हुए और आज जो आरोपी जो निरीक्षक है उसके लिए गार्ड को रामनिवास जाट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिसके बाद आबकारी टीम ने जो गार्ड की गिरफ्तार करने के बाद उससे बात कराने और फिर आबकारी निरीक्षक और रेलवे पुलिया के नीचे से गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही जो अभिषेक, आपको बता दूं कि केसराय पाटन के जो पंचायत समिति में भी आपके वो एसीबी की कार्रवाई हुई है। वहां पर जो सहायक विकास अधिकारी है चिरंजीव लाल, उनको आय से ज्यादा संपत्ति होने के कारण से जो कोटा स्थित और लाखेरी स्थित आवास पे छापेमारी चल रही है। और अभी तक जो जानकारी मिली है एसीबी सूत्रों के अनुसार 2 करोड़ 18 लाख की राशि जो अघोषित संपत्ति मिली है। जी अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया चैन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे की 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर चौमू की है जहां एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप कर लिया। वहीं उदयपुर में बिजली विभाग का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसीबी के हत्थे चढ़ गया। तो अगर बात सबसे पहले जयपुर के चौमू की करें तो यहां पर जयपुर के चौमू में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया गया है। 11,000 रुपए की रिश्वत इस पटवारी ने ली और इसी दौरान चढ़ गया एसीबी के हत्थे। चौमू में यह कार्रवाई एसीबी ने की है। उदयपुर से खबर आपको बता दें जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उदयपुर और राजसमंद के 5 ठिकानों पर छापे मारे। एसीबी की कार्रवाई के दौरान करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं और साथ ही गिरीश जोशी और उनके परिवार के नाम कुल 30 बैंक अकाउंट होने की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा गिरीश की बेनामी संपत्ति और 15 बीघा से ज्यादा जमीन उदयपुर और राजसमंद जिले में मिले हैं। एसीबी की टीम फिलहाल आय के आधार पर संपत्ति का आकलन करने में जुटी है। आपको बता दें कि एसीबी को यह कामयाबी गोपनीय शिकायत के आधार पर मिली। अजमेर विद्युत वितरण निगम में अधीक्षण अभियंता है गिरीश जोशी। इनके पास आय से काफी अधिक संपत्ति होने की सूचना हमें मिली थी। इस सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है और इसी क्रम में आज इनके रेजिडेंस की, इनके ऑफिस की और इनका उदयपुर में और राजसमंद जिले के अंदर कई जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ कई जगह पर साइमल्टेनियसली चेकिंग करी है। अभी चेकिंग की कार्रवाई जारी है। इसमें इनकी काफ़ी सारी संपत्तियों की सूचना मिली है और कुछ नगद राशि भी बरामद हुई है। प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। टोंक में रात भर बजरी परिवहन जारी रहा। तो दौसा में भी बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 2 जगहों की तस्वीरें टोंक और दौसा की।
टोंक में रात भर बजरी का परिवहन जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से होता रहा और इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया। और दूसरी जो तस्वीर है वो दौसा की, जहां पर अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। टोंक में तमाम कोशिशों के बावजूद अवैध बजरी खनन लगातार जारी है। ताजा मामला बनास नदी का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर आप देखें तो रात के अंधेरे में बजरी परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीण रास्तों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बजरी का परिवहन लगातार जारी है। वहीं बात अगर दौसा की करें तो दौसा में भी अवैध बजरी का परिवहन जो है वो जारी है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। रामगढ़ पचवारा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर लिया। इसके अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दौसा के लालसोट रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के लव जिहाद बिल पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है, यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द का इजाद किया। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून पूर्णतया असंवैधानिक है। यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क लोगों की सहमति राज्य की दया पर निर्भर हो जाएगी। शादी निजी फैसला है और वे इसमें रुकावट डाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर यह लिखा है, बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द का इजाद किया। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून पूर्णतया असंवैधानिक, यह किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क लोगों की सहमति राज्य की दया पर निर्भर हो जाएगी। शादी निजी फैसला है। बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द का ही इजाद किया है। वहीं सीएम गहलोत के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। सतीश पूनिया ने सीएम पर निशाना साधा है। बीजेपी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, यह कहा है उन्होंने। वोट के लिए कांग्रेस की यह ओछी मानसिकता है। विवाह एक धार्मिक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। यह सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, यह कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। जी का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से वो इतना विचलित हो जाएंगे, ये विश्वास नहीं होता। सब जानते हैं कि सनातन भारत की परंपरा में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद के एजेंडे में लव जिहाद का शिकार होकर हमारी अबोध बच्चियां इस देश में उत्पीड़न का शिकार होती हैं, ये जगजाहिर है, सबके सामने है।
ऐसी परिस्थितियों में उनका ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। अब बात करते हैं कोरोना की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे यह समीक्षा बैठक होगी। बैठक में सभी कलेक्टर्स वीसी के जरिए जुड़ेंगे। एसपी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो तमाम जिलों के जो प्रमुख हैं, पुलिस प्रमुख हैं, वो जुड़ेंगे इस वीसी के जरिए, जिसमें कलेक्टर्स होंगे, एसपी होंगे और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। शाम 5 बजे यह बैठक होगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर्स के पावर को बढ़ा दिया गया है। अब धारा 144 लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो आप धारा 144 अपने जिलों में लगाइए। गृह विभाग ने सभी मजिस्ट्रेट को इसका अधिकार दे दिया है। इसको लेकर के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने के पावर दे दिए हैं। इसको लेकर गृह विभाग ने परामर्श भी जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर को 6 महीने की अवधि खत्म हो गई है, लिहाजा सरकार डीएम को यह पावर दे दी। अब बात करते हैं आरसीए की, जिसकी आज एजीएम हुई। एजीएम में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें पीपीपी मोड पर जयपुर में स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। जोधपुर में स्टेडियम के लिए 9 करोड़ आवंटित किए गए हैं। स्टेडियम के लिए जोधपुर में 100 बीघा जमीन भी अलॉट कर दी गई है। प्रदेश में आईपीएल मैच कराने की कोशिश की जाएगी। तो वैभव गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें जयपुर में पीपीपी मोड पर स्टेडियम बनेगा। जोधपुर में 100 बीघा जमीन जो है वो अलॉट की गई है स्टेडियम बनाने को लेकर के। साथ ही आईपीएल के मैचों को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा करवाया जा सके, इसकी कोशिश की जाएगी। मोदी ने 2 बार पत्र भी लिखा है। सभी की ये इच्छा थी कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट कब चालू हो, कम से कम वो चालू हों तो क्रिकेट गतिविधियां वापस पटरी पे आ सकें। और हमें पूर्ण उम्मीद है आने वाले समय में एक कमेटी बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेडिकल की, वो तय करती है प्रदेश में कौन सी एक्टिविटी से खतरा आगे नहीं बढ़ सकता, कौन सी एक्टिविटी चालू हो प्रदेश में, कौन सी अभी किस एक्टिविटी पर भी प्रतिबंध जारी रहे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर फिर भी हमने सेक्रेटरी महोदय ने 2 बार परिपत्र लिखा है और हमें आने वाले समय में पूर्ण उम्मीद है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स गेम्स को, टूर्नामेंट्स को वापस चालू करेगी। राजस्थान से कुछ खिलाड़ी जो विभिन्न आईपीएल टीमों में भी गए हैं, आपके पास जानकारी होगी, चाहे खलील अहमद साहब हों, दीपक चार हैं, राहुल चार हैं, रवि बिश्नोई ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तेजेंद्र जी मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। तमाम प्लेयर्स को इस आईपीएल में मौका मिला, यही मुझे बताते हुए खुशी है। हमने जो नए स्टेडियम की जहाँ तक हम बात करें, पिछली बार जब आवंटन हुआ था जो निरस्त हो गया था, मगर इस बार जो आवंटन हुआ है मुझे बताते खुशी है। उससे डबल भूमि राज्य सरकार ने 100 बीघा का हमको आवंटन के लिए परिपत्र लिख दिया गया है यूडीएच मिनिस्ट्री को, जीडीए की तरफ से प्रपोजल बना के, जो एम्पावरमेंट कमेटी की है। तो पिछली बार से हमने डबल भूमि का आवंटन इस बार नए स्टेडियम के लिए किया है। जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में आरक्षण की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने को कहा है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को लंबे संघर्ष के बाद राज्य में तो आरक्षण मिल गया है, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में जगह अभी तक नहीं मिल पाई है। जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब ओबीसी में जाटों को इंक्लूड किया था 1999 में, जब भरतपुर और धौलपुर के जाटों को उसमें से वंचित रखा गया,
जिसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया और 3 साल पहले और हमको सफलता मिली। दोबारा सर्वे हुआ और आरक्षण भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज्य में मिला। हमारी बहुत दिन से मांग है राज्य सरकार से, पिछली सरकार से भी और अब भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम आपको आरक्षण की सिफारिश केंद्र को की जाए। और इसको लेकर आज मैं मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से मिल रहा हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सकारात्मक जवाब मिलेगा, जिससे समाज का जो प्रेशर है या समाज की जो चिंता है वो दूर हो जाए और हमारे बच्चों के लिए इस आरक्षण का लाभ मिल सके। भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक चलती स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये धू-धू कर जलती स्कूटी। गनीमत यह रही कि स्कूटी सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दरअसल आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार स्कूटी सवार अध्यापिका ड्यूटी कर लौट रही थी कि अचानक उसकी स्कूटी में आग लग गई। पीछे से आ रहे अन्य वाहन के चालकों ने उनके स्कूटी में आग लगने के बारे में उन्हें बताया। तुरंत ही अध्यापिका स्कूटी से कूद गई। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम आती तब तक स्कूटी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शादी के मौसम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में सेना ने जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना के हाथ लगी इस बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सबके सामने आ गई है। इस घटना पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का मार गिराया जाना और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि वे बहुत बड़ी तबाही मचाने और विनाश को भड़काने वाले थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया। पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर चल रही लोकतांत्रिक प्रयासों के खिलाफ हो रही नापाक साजिश को सेना ने अपनी सतर्कता से हराया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिला के अधिकारियों के साथ अजमेर में अहम बैठक हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अगुवाई पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने की, जिसमें सभी जिला मुख्यालय से जुड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। एमएल लाठर ने बैठक में अधिकारियों से अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। साथ ही अपराध की रोकथाम को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। अजमेर में लोगों को जागरूक करने के लिए सेंट्रल जेल और रेलवे स्टेशन पर गुड टच और बैड टच के बारे में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का आयोजन इनाया फाउंडेशन की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में महिला कैदियों और रेलवे स्टेशन के कुलियों के बीच नैतिक मूल्यों के बारे में उन्हें बताया गया। गुड टच और बैड टच क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट के बारे में पीपीटी प्रेजेंटेशन, संगीत और कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की गई। साथ ही कंपटीशन कराकर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस खास मौके पर जेल अधिकारी, रेलवे पुलिस भी मौजूद रही। जो महिला बंदी हैं उनका अनाया फाउंडेशन की ओर से गुड टच बैड टच का एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर जो समाज के अंदर जो एक बुराई है, एक मानसिक बुराई है, उस मानसिक बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनाया फाउंडेशन के द्वारा आज जो महिला बंदी है इनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।
समस्पर्श की चुप्पी तोड़ो एक आवाज़ कैंपेन चलाया जा रहा है अजमेर जिला पुलिस की तरफ से। इस कार्यक्रम हम यही बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के ऊपर बातचीत हुई है हमारी वो कुलियों के साथ, जिसके अंदर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवगत करा रहे हैं। कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को अचानक जब एक जगह लाखों लोग जमा होंगे तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी, 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, 25 नवंबर से देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी, लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी, 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी, नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। 25 नवंबर के बाद सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई। ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से है, जहां पर गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। जयपुर की एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। लालसोट थाने में केस भी दर्ज करवाया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल टॉप